नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण व जीएस व जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पंचगम्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो बताएंगे क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या फिर तुलसी। तो बताएं साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचगम्य में शामिल नहीं किया जाता है तुलसी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बताएंगे गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। उपनिषद कहलाते हैं, या संहिता कहलाते हैं, या ब्राह्मण कहलाते हैं, या अरण्यक कहलाते हैं। तो ये साथियों वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं ये कहलाते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब युद्ध हुआ था? बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1471 या 1191 ईस्वी या 1391 या फिर 1061। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, और जब 1192 में युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता या तोता ये हिंद भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये अमीर खुसरो, उन्हें मुकरियों का पिता भी कहा जाता है। तो इन्हें अलाउद्दीन जो खिजली थे, इनके दरबार में ये रहा करते थे साथी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बलबन ने, अलाउद्दीन खिजली ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बाबर। तो लो और रक्त की नीति अपनाने वाले ये थे बलबन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष ... में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली पाश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो बताएंगे वो कौन सी सन है साथियों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1609। तो ये थी 1612 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालक किस वर्ष में शुरू किया? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1616 में, 1650 में, या 1630 में, या फिर 1670 ईस्वी में। तो पहली जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने 1616 ईस्वी में अपना परिचालक वर्ष शुरू किया था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बताएंगे, तो वह साथियों मैसूर, उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैसूर से 15 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताएंगे, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, या रूस में सामाजिक क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसमें साथियों जो बी और सी और डी तीनों हैं, लेकिन उसमें औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी समता और समानता से संबंधित है। ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ करने का ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बताएंगे 23वां, 26वां, 24वां या फिर 32वां। तो क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है ये 23वां अनुच्छेद लगाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या जल संधि कौन सी है? बताएंगे ग्रेट चैनल या 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली साथियों ये पाक जल संधि है, यह कहलाती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताएंगे कहां पर स्थित है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या फिर मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर है? बताएंगे, यानी जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। तो बताएंगे कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के नजदीक पड़ता है, यानी मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें नजदीक है त्रिपुरा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यमंडल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल। तो इसे कहा जाता है साथियों स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। और क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान, बिजली कड़क जैसी संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखी सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है डॉट डॉट कहलाता है। बताएंगे हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश या 52वां इम्प्रिट या फिर 52वां समांतर दक्षिण। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 52वां समांतर दक्षिण। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कहां से गमन करती है? बताएंगे कर्क रेखा कहां से गमन करती है। वैसे कर्क रेखा का मैंने इसमें अपने शॉर्ट वीडियो में डाल भी रखा है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है उसकी ट्रिक है छत्तरजा, गबर, ममी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और सऊदी अरब। भारत से गुजरती है और सऊदी अरब देश से गुजरती है। अगला प्रश्न, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? बताएंगे कपास के लिए, तंबाकू के लिए, धान के लिए या फिर गेहूं के लिए। तो यह किया गया था
एसपी यानी धान के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी नगदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, या पशु और फसल उत्पादन को एक साथ करना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी, पशु और फसल उत्पादन को एक साथ करना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? बताएंगे क्या नहीं है। यानी भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी, या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसमें कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल नहीं है, यह है अनुकूल मंडी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताएंगे, सी पीलीभीत, श्रावस्ती, या फिर सीतापुर, या फिर महाराजगंज। तो नेपाल के साथ साथियों पीलीभीत ये भी करता है, श्रावस्ती भी करता है और महाराजगंज भी करता है, लेकिन इसमें सीतापुर है यह अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके ये किनारे शहर स्थित हैं? तो इसमें दिया गया है, नदी और शहर दिए गए हैं। तो साथियों जैसे इसमें मिलाएंगे तो ए का यानी गंगा, तो गंगा का आएगा बिठूर, यानी बिठूर से गंगा गुजरती है। और बी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोरखपुर। तो इस तरह से मिलान करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का चौथा, सी का 1 और डी का तीसरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या फिर संत रविदास नगर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद यानी जो जनपद है वह है संत रविदास नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? बताएंगे, मध्य प्रदेश के आप और उत्तर प्रदेश के आप जब मानचित्र को देखेंगे तो उसमें इलाहाबाद बिल्कुल सही होगा, इलाहाबाद से तो संपर्क है, और ये मिर्जापुर से भी उसका संपर्क है मध्य प्रदेश का, और इटावा से है, लेकिन अलीगढ़ से इसका कोई भी संपर्क नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? बताएंगे क्या है, गेहूं है या फिर गन्ना है, मक्का है या फिर चावल है? तो गेहूं भी साथियों उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर उगाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक फसल इसकी गेहूं ना होकर के व्यावसायिक फसल है गन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही प्रश्नों में अक्सर लड़के मात खा जाते हैं, तो इसका राइट आंसर गन्ना ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? बताएंगे, आलमबाग, इलाहाबाद या फिर सुल्तानपुर या फिर गौरीगंज। तो उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो यह साथियों आलमबाग में स्थित है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? बताएंगे, 1991 में, 1994 में या 1999 में या फिर 2001 में। तो ये साथियों की गई थी 1994 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो इसका ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन और चैनल और रिसीवर, ये इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की इकाइयां मानी जाती हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए बताएं साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। SMTP या फिर HTTP या फिर PTP, वो FTP या फिर POP3। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए साथियों HTTP को इस्तेमाल किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें व लाइक करें व कमेंट करें साथियों। धन्यवाद।